Myself Rahul Sharma. Today we will discuss about acidic strength. तो जनरली एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन में अपने को 4 से 5 एसिड गिवन होते हैं, जिसमें हमें उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बताना होता है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन में 2 वर्ड यूज़ होते हैं, Ka एंड Pka। तो थोड़ा सा अपन इनके बारे में पढ़ते हैं कि Ka और Pka जो है उनको अपन एसिडिक स्ट्रेंथ के से कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए मानते हैं कि Ha अपने पास में कोई एसिड है जो आयोनाइज्ड होता है, H आयन डोनेट करता है और साथ में एक एनाइन का फॉर्मेशन करता है। इस एनाइन को अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। कोई भी एसिड H आयन डोनेट करने के बाद जो एनाइन का फॉर्मेशन करता है उसको बोला जाता है कॉन्जुगेट बेस। तो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखूं तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे आप बताइए, H आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी Ka की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। और H आयन, यहाँ पे H आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, ये जो HA एसिड है वो उतना ही ज़्यादा आयोनाइज्ड होगा। तो ये एसिड जितना ज़्यादा आयोनाइज होकर H+ डोनेट करेगा, इस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। और Pka और Ka में क्या रिलेशन होता है, Pka इज इक्वल्स टू माइनस log Ka। तो यहाँ से Ka और जो Pk है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Ka इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Pka। यानी अगर अपने को Ka का ऑर्डर पूछेगा तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो ही Ka का ऑर्डर होगा, और अगर Pka का ऑर्डर पूछेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आएगा उसका रिवर्स कर देंगे तो वो Pka हो जाएगा अपने को। तो यहाँ पे अगर अपन एसिडिक स्ट्रेंथ को समझे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इस अपने पास में जो HA एसिड है, इस एसिड के द्वारा H आयन डोनेट करने की एबिलिटी का जो मेजरमेंट किया जाता है वो ही एसिडिक स्ट्रेंथ है, कि ये HA जो एसिड है वो कितने इजीली H+ डोनेट कर रहा है। तो इसकी अगर डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ is the measurement of ability of acid to donate its H+ आयन। ठीक है, ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। अब यहाँ पे अपन देखिए, इस ऊपर वाली रिएक्शन में A- की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, ये वाली रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतनी कैरी होगी, क्योंकि अगर A- स्टेबल बनेगा तो इस एसिड का आयोनाइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगी। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, इस एसिड का आयोनाइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो एसिड का आयोनाइजेशन जितना ज़्यादा होगा, यानी H आयन जितना ज़्यादा डोनेट करेगा ये एसिड, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को अपन एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेट कर सकते हैं कि इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, इस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब अपन इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। अपने पास में एक एनाइन है, तो आपने जीओसी में बहुत अच्छी तरीके से चार्ज स्पीसीज की स्टेबिलिटी चेक करना सीखा होगा कि चार्ज होता है वो एक्चुअल में किसी भी स्पीसीज़ को बहुत कम स्टेबल बना देता है। तो चार्ज स्पीसीज़ की कोशिश यही रहती है कि कैसे भी करके इस चार्ज को ख़त्म किया जाए। तो अगर मान लो अपने को क्वेश्चन में 4 स्पीसीज़ दे रखी है, उनमें अगर सारे एलिमेंट एक ही पीरियड के हैं तो वहाँ पे अपन चार्ज स्पीसीज की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे बताइए आप। कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है तो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर अपने को एक ही ग्रुप के एलिमेंट दे रखे होंगे तो उस कंडीशन में अपन चार्ज स्पीसीज की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे,
जैसे मान लो अपने पास में फ्लोराइड गिवन है, क्लोराइड गिवन है, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ये कुछ कॉन्जुगेट बेस है। तो इनकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए अपन क्या देखेंगे, अपने को पता है डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ने पे चार्ज की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा और चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर पर्टिकुलर एरिया में चार्ज की डेंसिटी कम होगी तो उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ने पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। और ऐसे ही कोई भी एसिड जनरली, जैसे मान लो कोई भी एसिड कॉन्जुगेट बेस बनाता है एच आयन डोनेट करने के बाद में, तो उससे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप अटैच होगा तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम होगा, नेगेटिव चार्ज कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। वैसे ही अगर अपन इस एनायन से, जो कॉन्जुगेट बेस है, उससे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट करेगा। तो ये एनायन तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, अगर इस पे अपन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। तो अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करें अपन सिंपल से हार्ड की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कुछ, आपको इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताना है। पहला क्वेश्चन है अपने पास में HF, HCl, HBr एंड HI। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट क्या है अपने पास में अपन इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे और उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखेंगे। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या बनेगा, HI डोनेट करने के बाद में F माइनस, यहाँ पे Cl-, इधर ब्रोमाइड आयन, और यहाँ पे क्या बनेगा, आयोडाइड आयन। अब अपने को पता है ये सारी स्पीसीज एक ही ग्रुप की है, तो एक ही ग्रुप में अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ती है। तो साइज बढ़ने पे चार्ज जो है वो बड़ी स्पीसीज पे डिस्पर्स होगा और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इनकी स्टेबिलिटी कैसे होगी, ऐसा इस ऑर्डर में स्टेबिलिटी होगी। और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा अपने पास में, HI, देन HBr, देन HCl एंड देन HF। सेकेंड एग्जाम्पल अगर अपन लें तो अपने पास में लाइक CH4, NH3, H2O एंड HF। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, आप प्रोटॉन डोनेट करने के बाद में कॉन्जुगेट बेस बनाइए और फिर एनायन की स्टेबिलिटी चेक कीजिए। तो यहाँ पे आपको पता होगा सारी स्पीसीज एक ही पीरियड की है, तो एक ही पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं अपन, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो यहाँ पे अपन साइज को रेफरेंस नहीं लेंगे, एक पीरियड में रेफरेंस लेते हैं अपन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी तो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी है वो इंक्रीज होगी, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी और एसिडिक स्ट्रेंथ भी उसी ऑर्डर में बढ़ेगी, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल तो एक ही ग्रुप में और पीरियड की हुई है। फिर अपन जनरली जैसे मान लीजिए एल्कोहल और थायो एल्कोहल में कंपैरिजन करते हैं। अपने को अगर एल्कोहल और थायो एल्कोहल गिवन होगा तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए सेम कॉन्सेप्ट, आप कॉन्जुगेट बेस बनाइए। अब कॉन्जुगेट बेस के लिए दोनों एटम जिन पे नेगेटिव चार्ज है एक ही ग्रुप के हैं, अगर एटम एक ही ग्रुप के हैं तो साइज को रेफरेंस मानते हैं, बड़ी साइज पे चार्ज स्टेबलाइज करता है तो वैसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन कुछ एल्कोहल से डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मेरे पास में सिंपल प्रोपेनॉल है एंड फिर 2 प्रोपेनॉल। तो इनमें अपन सेम कॉन्सेप्ट है कि आप कॉन्जुगेट बेस बनाइए। कॉन्जुगेट बेस इसका बनाएंगे अपन तो यहाँ पे O नेगेटिव बनेगा और इधर O नेगेटिव ये बनेगा। अब आप देखिए यहाँ पे प्लस आई लग रहा है ग्रुप्स का, और यहाँ पे प्लस आई जो है वो 2 मिथाइल ग्रुप का लगेगा पास से। तो नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को प्लस आई वाले क्या करेंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा देंगे तो उनकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो मोर एसिडिक कौन होगा अपने पास में, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसी क्रम में होगा। फिर अपन बात करें जैसे मान लीजिए अपने पास में एल्कोहल और फिनोल के बारे में चेक कर देते हैं। जैसे एक तो अपने को क्वेश्चन में गिवन है साइक्लोहेक्सेनोल और एक है फिनोल, तो इसमें कैसे कंपेयर करेंगे अपन, सेम कॉन्सेप्ट है, आप एच आयन डोनेट करो फिर कॉन्जुगेट बेस बनाओ। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा फिनोल में
तो वहाँ वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। यहाँ पे O नेगेटिव ये रेजोनेंस करेगा, जबकि साइक्लोहेक्सेनॉल में रेजोनेंस होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे पाई बॉन्डेड के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है नहीं, तो ये स्टेबल होगा। तो इसी कारण एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल की ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे ही अगर अपन बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल के अंदर, तो उसमें कैसे कंपेयर करेंगे। जैसे मान लीजिए ये अपने पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये फिनोल है, तो वापस अपन वही तरीका अपनाएंगे कि कॉन्जुगेट बेस बनाइए इनका। इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन में अगर आप देखोगे तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, और यहाँ पे अपन ने अभी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे कौन सा रेजोनेंस है, नॉर्मल रेजोनेंस है। तो आपने जीओसी में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस जो है वो उस मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज कर देता है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज़ मोर स्टेबल देन नॉर्मल रेजोनेंस। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कार्बोक्सिलेट आयन की ज़्यादा होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। फिर अपन जनरली बात करें सल्फोनिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इधर आप देखिए इन दोनों में जब अपन इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, इस कॉन्जुगेट बेस की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी 3, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की कितनी बनेगी 2। तो जिस आयन की इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा बनती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे सल्फोनिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा हो जाएगी। फिर अगर अपन बात करें अल्कोहल और वाटर में, तो इसमें कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, एल्कोक्साइड, और यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड। अब एल्कोक्साइड में यहाँ एल्काइल ग्रुप का प्लस आई है जो इस नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज कर देगा। तो जनरली जो वाटर है वो मोर एसिडिक होता है अल्कोहल के कंपैरिजन में, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए मेथेनॉल है, इस मेथेनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो वाटर से भी ज़्यादा होती है। तो ये आपको कुछ ऑर्डर है वो याद रखने होंगे। फिर अगर अपन डिस्कस करें, अगर फिर अपन इनका जनरल एक ऑर्डर ही बना लें, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी अगर ऑर्डर की बात करें, तो सल्फोनिक एसिड है, उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में कार्बोनिक एसिड आता है। उन दोनों की स्टेबिलिटी अगर अपन कंपेयर करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड जो कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस की इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 थी। यहाँ पे जब ये एनाइन बनाएगा तो सॉरी इसकी स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन और होता है इधर, तो यहाँ पे H2CO3 में क्या होगा कि क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जाएगा। जब ये एनाइन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा, तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है साइड में वो भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा, यानी ये इसको ब्लॉक करेगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी इस एनाइन की थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, कार्बोक्सिलेट आयन वाला कॉन्जुगेट बेस। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा किसकी हो जाएगी अपने पास में, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो फिर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद में कार्बोनिक एसिड, उसके बाद में फिनोल, उसके बाद में वाटर, देन आएगा अपने पास में अल्कोहल। तो ऐसे ही अपन कंपेयर कर सकते हैं। तो अपन ने ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखा है एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। ओके, थैंक यू।